तो रैपिड रिवीजन की इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का अंतिम चैप्टर दैट इज वेव्स। देखो वेव्स क्या है? वेव्स बेसिकली डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, सिंपल से जो डेफिनेशन है वेव्स की दैट इज डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं ये बात क्लियर कर दूं कि देखो भाई, राइटिंग पे मत रहना, डेफिनेशंस में किसी चीज़ की पूरी नहीं लिखने वाला। राइटिंग पे मत जाना, हाँ इक्वेशंस वगैरह पूरा लिखेंगे। हमारा मेन पर्पस है जो हमने पढ़ा है उसको बहुत 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 शॉर्ट वीडियो में क्लियर करना। तो डेफिनेशन आपके नोट्स में होंगे, सब कुछ आपके नोट्स में होगा। ठीक है, इवन अगर आपको नोट्स चाहिए भी तो बस आप कमेंट में पीडीएफ लिख दो, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कैसे भेजना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स विच प्रोपगेट्स थ्रू स्पेस। ठीक है, तो वेव्स हमारे पास ना तीन तरह की हैं। एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव क्या? मैकेनिकल वेव्स वो जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें अगर साउंड वेव की। ठीक है, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और साउंड वेव की जो स्पीड होती है दैट इज 330 मीटर पर सेकंड, ये अपने याद रखेंगे। सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में उसको हम ईएम वेव भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये वो वेव्स हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और ये जो ट्रेवल करती है ना, ये ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड। एंड द नेक्स्ट इज मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या है? वो वेव्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से होते हैं, उनको हम कहते हैं मैटर वेव्स। हमें जो पढ़ना है ना वो हमें मात्र मैकेनिकल वेव ही पढ़ना है। मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स हैं जिनको हमें देखना है, तो उन दो टाइप की हम जल्दी बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव ही अपने को देखना है, मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव में दो टाइप है आपके पास। क्या? एक आपके पास है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैं स्टिल कहूँ राइटिंग पे फोकस मत करना, हमारा फोकस है सारा कॉन्सेप्ट को बहुत शॉर्ट में लिया करना। ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव वो हैं जहाँ पे इस तरह का वेव मोशन होता है। अच्छा, अब डेफिनेशन में ये तो लिखेंगे नहीं कि इस तरह का वेव मोशन होता है। ट्रांसवर्स वेव मोशन वो है जहाँ पे जो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरह होंगे, और जो वेव का मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी क्या समझ में आया? जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है पॉजिटिव साइड में, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और नीचे वाला पोर्शन जो नेगेटिव साइड में होता है इसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है जी। हाँ, और ये जो अब बचा क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या? कुछ इस तरह का वेव मोशन होता है कि आपने जो साउंड वेव है ना वो ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये जो ऐसे ट्रेवल कर रही है असल में ये है क्या? ये जब पास पास होते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये कंप्रेशन है। ठीक है जी, और ये जो दूर दूर होते हैं तो इसको इलॉन्गेशन नहीं, रेयरफैक्शन कहेंगे, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो भी देखो कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं, आगे की तरफ, और वेव भी कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। तो ऐसा वेव मोशन, ऐसा वेव जहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, ऐसे वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यहाँ जो मोशन होता है वो आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, आगे आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें ट्रांसवर्स वेव की। तो इस तरह से अगर हम एक वेव बना दें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट, ये आपके पास क्या है? वन कंप्लीट वेव, वन कंप्लीट वेव फॉर्म करते हैं। और ये वन कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है ना, इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, या फिर ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट वेव आपका वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई म्यू या 2 पाई बाय टी। एक है हमारे पास जी के, जिसको हम वेव नंबर कहते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर के। और एक है वेव वेलोसिटी वी, दैट इज ओमेगा बाय के। ठीक है, तो यूनिट याद रखेंगे, इसकी यूनिट होती है आपके पास रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है आपके पास रेडियन पर मीटर, और ये तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। जो वेवलेंथ है, लेंथ है ना, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी जी? मीटर। ठीक है, आगे आते हैं। अब इतना तो हमने देख लिया, अब हमारे पास ना इस चैप्टर में एक छोटा सा रिलेशन है, दैट इज क्या? डिस्प्लेसमेंट रिलेशन और प्रोग्रेसिंग वेव। आगे पेज पे करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, यानी वो वेव जो मूव कर रही है उसका हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वेव है जो कि मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उसके कहाँ? वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है जी, ऐसे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग, और वेव जो है अपनी वो मूव कर रही है कहाँ? एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हम क्या करते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, ये जो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई, और इस पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से, दैट इज एक्स, है ना। पार्टिकल अभी यहाँ है कुछ टाइम टी पर। तो यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन होती है ना, दैट इज वाई ऑफ टी विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। आई होप ये क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है भाई, उसको फोकस करना। देखो, यहाँ पे मैं ना एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ क्या, कि y ऑफ t विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये भी एक वेव की इक्वेशन है।
लेकिन दोनों में ना डिफरेंस समझते हैं। अभी हमारे पास ये जो वेव का मोशन है, ये किस में हो रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स। तो उसके लिए इक्वेशन ये है, अगर वेव का एक मतलब देखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव का एक्स मतलब माइनस में रहने वाला है कि एक्स, तो इसका मतलब वेव कहाँ जा रहा है? प्लस एक्स में। अब अच्छा, अगर वेव माइनस एक्स में जाएगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पुट करोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा भाई। तो ये उल्टा ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव एक्स में है तो माइनस आएगा, और नेगेटिव एक्स में है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यानी जो के साथ आपकी टर्म लिखी है वो असल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना। जो के साथ टर्म लिखा है, और वो एक्स होगा, वाई होगा, जेड भी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका डायरेक्शन ऑफ वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूँ कि जेड विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के वाई, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप मुझे बताओ अभी ये वेव कहाँ है? ये पार्टिकल कहाँ है? सॉरी, वेव कहाँ है आपका? वाई एक्सिस में। लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब नेगेटिव वाई। वेव है आपका नेगेटिव वाई में, और पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहा है? अलॉन्ग जेड। क्योंकि यहाँ पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई में था ना, तो यहाँ वाई आ रहा है, और यहाँ जेड लिखा है, इसका मतलब पार्टिकल का ऑसिलेशन कहाँ हो गया आपका? अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है जी। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में अपने क्या देखेंगे? अच्छा, ये जो मैंने लिखा ना यार, कि ये y विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो, एक क्वेश्चन जो 100% आता है वो क्या, कि y विल बी इक्वल टू 10 साइन 2 पाई टी प्लस 4 के एक्स। अगर ऐसे लिख दूँ तो यहाँ मैं कहूँगा कि मुझे ए बताओ, ओमेगा बताओ, टी बताओ, के बताओ, वी बताओ, लैम्डा बताओ, म्यू बताओ। तो कुछ नहीं, कंपेयर कर लेंगे। ये ओमेगा है, ये आपका जो है पाई, मान लो ये आपका के हो जाएगा, ओमेगा के मिलेगा तो लैम्डा में सब मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास? ए है। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़े फेमस है, उसका आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो आगे बढ़े, और आगे बढ़ते में हमें जो नेक्स्ट मिलने वाला है ना, दैट इज हमें रिलेशन निकालना है किसमें? फेज डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस में। तो रिलेटेड रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। फेज का मतलब एंगल का डिफरेंस, और पाथ का मतलब पाथ का डिफरेंस। तो एक वेव है आपके पास, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये आपके पास कुछ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल कुछ यहाँ है, उसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट उसका x1 है। और दूसरा पार्टिकल हमने अज्यूम कर लिया कुछ यहाँ है, उसकी डिस्प्लेसमेंट y2 है, और यहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो अगर हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? y1 विल बी, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि एक ही वेव के पार्टिकल्स है, तो एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो a विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, और दूसरे कितने कितना हो जाएगा? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। तो ये जो है ना, ये पूरा फेज कहलाता है एंगल। ये आपके फर्स्ट पार्टिकल के लिए फेज है, ये सेकंड पार्टिकल के लिए फेज है। तो अगर हम क्या करें, फाई वन में से फाई टू को माइनस कर दें, तो ये फाई वन माइनस फाई टू क्या होगा? डेल्टा फाई। तो फाई वन कितना है जी आपके पास? ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, और माइनस फाई टू कितना आया? ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। जिसमें ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, तो ओपन आप करोगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस का के एक्स टू, इससे ये कट जाएगा ना। और इसमें से अगर हम के बाहर निकाल लें, सो दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई। तो ये आपके पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू के की जगह 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन 2 मार्क्स में आती है, उसका हम ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़िए। तो आगे आपके पास क्या है कि वेलोसिटी निकालनी है आपको वेव की स्ट्रिंग, वेव जो हम निकालते हैं स्ट्रिंग में। तो ये हमें कैसे स्टार्ट करना होगा, उसके लिए लिखेंगे कि अज्यूम लेट जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो डिपेंड कर रही है किस किस पे? टेंशन इन वेव और मास पर यूनिट लेंथ। अब टेंशन के लिए टी की पावर ए, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं पावर बी। अब ये मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? एम बाई एल। यूनिट की बात करेंगे अगर हम, तो वो क्या हो जाता है? के जी पर मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा आपके पास? एम एल माइनस वन। डायमेंशन हो जाएगा आपके पास एम एल माइनस वन। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के सॉल्व करें तो v प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आ जाएगा, t की पावर a म्यू की पावर b, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब डायमेंशन पुट करेंगे अगर, तो वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, के कांस्टेंट है, हटा दो, डायमेंशन नहीं लेना। और t क्या है? फोर्स है ना, तो फोर्स के लिए डायमेंशन एम एल टी माइनस टू की पावर a, और यहाँ क्या आ जाएगा? एम एल माइनस वन की पावर b। इसको थोड़ा और अगर ओपन करें तो एल टी माइनस वन विल बी इक्वल टू, देखो क्या बनेगा? एम की पावर a प्लस बी, और एल की पावर a माइनस बी, और t की पावर माइनस टू है। अब ये कहानी लिखनी है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पावर माइनस टू ए है और यहाँ माइनस वन है। इसका मतलब जो आपका माइनस का टू ए है दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन, तो ए विल बी इक्वल टू वन बाय टू। ये तो निकल के आ गया। दूसरा एल उठा लो, ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है? वन आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास ए माइनस बी है इक्वल टू, हाँ, ए माइनस बी इक्वल टू हम क्या कर लेंगे? वन कर लेंगे। तो आपके पास बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए माइनस वन। तो बी की वैल्यू ए कितना निकाला हमने? वन बाई टू माइनस वन, तो कितना हो गया जी? माइनस का वन बाई टू। एक और काम हम यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ ए प्लस बी नहीं, एम है ही नहीं मतलब। तो ए प्लस बी को हम जीरो से अगर कंपेयर कर लें तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, यानी कि बी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। और ए वन बाई टू आया तो बी कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई टू। एक ये भी है। तो अब इस बी को, इस ए को उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वी विल बी इक्वल टू के टाइम्स टी की पावर वन बाई टू और म्यू की पावर माइनस वन बाई टू। के को हटा दो, वन मान लेते हैं, दैट इज अंडर रूट टी बाई म्यू। ये वेव की वेलोसिटी आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके पास मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आते हैं, है ना, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन।
मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, दो तीन केस पढ़ने हैं, स्ट्रिंग का, ऑर्गन पाइप में भी, क्लोज और ओपन का। अब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में कुछ ये समझ लेते हैं पहले, नोड और एंटी नोड के बारे में। ठीक है, देखो क्या होगा कि कोई वेव आपके पास इस तरह से मूव हो रही है, तो इस वेव में कुछ वो पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है जीरो, जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या, नोड्स। मतलब इस वेव के ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कुछ पार्टिकल्स वो होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। ए से रिप्रेजेंट करेंगे और नोड्स को हम एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में आपको पहला यानी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ध्यान रखना है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना अभी। अभी हम किसका केस लेके चल रहे हैं, अभी स्ट्रिंग का केस लेके चल रहे हैं, ऑर्गन पाइप का नहीं। तो इसमें हमने क्या करा, एक रस्सी को ऐसे बांध रखा है। अब अगर इस रस्सी को हम बीच से प्लग करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट मोशन जो हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेशन वो ऐसा होगा कि ये रस्सी ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब अगर ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर देगी तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स तो मूव करेंगे नहीं ऊपर नीचे, मतलब यहाँ और यहाँ क्या बन रहे हैं, नोड। और जो ये बीच का पार्टिकल है ये सबसे ज्यादा मूव करेगा, मतलब ये क्या है आपके पास, एंटी नोड। ठीक है ना। अच्छा, तो एक और बात हम क्या समझे, जो समझने वाली है वो ये कि मान लेते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किसके बराबर थी, एल के बराबर। तो यहाँ वेवलेंथ कितनी, हाफ बनी है ना। तो एल जो है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 12 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू होती है वी बाय म्यू, विल बी इक्वल टू 2l। इसको म्यू वन कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं ना। ठीक है जी। तो यहाँ से देखो जरा, जो म्यू वन है ना, यहाँ से जो आपके पास म्यू वन है दैट इज वी अपॉन 2l आ गया। और हमें मालूम है कि जो वी की वैल्यू होती है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। ठीक है, हमें मालूम है जो v की वैल्यू होती है स्ट्रिंग के लिए, दैट इज अंडर रूट टी बाय म्यू पढ़ी ना अभी हमने। तो म्यू वन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2l, और v हमने अभी पढ़ा अंडर रूट टी बाय म्यू। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई फर्स्ट केस की। ठीक है, अब सेकंड में जाते हैं। तो अगर हम सेकंड केस में जाएंगे तो सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं जी, ये स्ट्रिंग ही है आपके पास, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसके बीच में आपने ऐसे बांध रखा है। अब हम पूछ रहे हैं कि ये जो वेव यहाँ बनी थी इसका जस्ट अगला कैसा पॉसिबल हो सकता है। तो आप कहोगे इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, जस्ट अगला जो वेव मोशन हो सकता है वो ऐसे पॉसिबल होगा। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि भाई एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा, तो यहाँ 3 नोड बनने वाले हैं। और हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास 2 एंटी नोड बनेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से वही स्ट्रिंग की लेंथ जो है आपके पास एल ही है, स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। अब हम कहेंगे जो एल है ना वो पूरी वेवलेंथ के बराबर है, और लैम्डा की वैल्यू वी बाय म्यू होती है, म्यू टू बोलेंगे, सेकंड नंबर बन रही है, विल बी इक्वल टू एल। यानी जो म्यू टू है विल बी इक्वल टू क्या आ रहा है, वी बाय एल। ठीक है, तो यानी म्यू टू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटू अंडर रूट टी बाय म्यू। अच्छा, ऐसे ही हम यहाँ पे ना थर्ड केस लेते हैं। अब थर्ड केस लेने के लिए इसको हम थोड़ा सा इधर ही खिसका दें क्योंकि जगह अच्छी खासी बची हुई है। ठीक है, अब जब थर्ड केस लेंगे तो फिर से वही कि स्ट्रिंग मान ली हमने यहाँ पर है ना, और वही सेम लेंथ की स्ट्रिंग है, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इधर है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये हमने यहाँ बनाया उसका जस्ट अगला ये पॉसिबल है, उसका जस्ट अगला क्या पॉसिबल हो सकता है। तो आप कहोगे कि अब जो है 3 लूप बन जाएंगे इस तरह से, इस तरह से 3 लूप बन जाएंगे। तो अगर 3 लूप बनेंगे तो आप मुझे बताओ नोड्स कितने होंगे, 1 2 3 4, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ। ठीक है, एंटी नोड कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3, ये 3 यहाँ पे एंटी नोड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ एल है, तो आप मुझे बताओ अब जो ये एल है कितने वेवलेंथ के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा लैम्डा प्लस ये लैम्डा बाय 2, तो ये सॉल्व करके 3 लैम्डा बाय 2 हो गया। तो यानी यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 बाय 3 आ रहा है। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर पुट कर देंगे, वी बाय थर्ड नंबर पे है तो म्यू 3 कह रहे हैं, विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 12 बाय 3। तो भाई अगर म्यू 3 यहाँ से निकालोगे तो वो आपके पास 3v अपॉन 12, यानी कि 3 अपॉन 2l इंटू में अंडर रूट टी बाय म्यू। ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, सेकंड केस में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड केस में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, थोड़ा धैर्य रखो। म्यू वन की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट टी बाय 1/12 टी बाय म्यू। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से जो ये म्यू 2 है क्या ट्वाइस ऑफ म्यू वन नहीं बन गया, बिल्कुल जी। और इसको देखो जरा म्यू 3, जो म्यू 3 है क्या वो आपका 3 गुना म्यू वन नहीं बन गया, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो अगर बिल्कुल बन रहा है तो वहां से एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाले को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन हुआ है। अब यहाँ पे ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी दुगनी है इसीलिए इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। दूसरे नंबर पे हुआ है इसलिए नहीं, फ्रीक्वेंसी दुगनी है इसलिए सेकंड हार्मोनिक। और पहली बार ये रिपीट हुआ है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवर टोन, ये पहली बार रिपीट हुआ है ना, फर्स्ट ओवर टोन। सिमिलरली आप मुझे बताओ यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 गुनी है तो थर्ड हार्मोनिक, फिर से तीसरे नंबर पे है इसलिए नहीं, फ्रीक्वेंसी 3 गुनी है इसलिए। और जो सिंपलेस्ट वेव यहाँ पहली बार रिपीट हुई थी उसके लिए फर्स्ट ओवर टोन आया, वो यहाँ दूसरी बार रिपीट हुई है तो उसके लिए क्या आ जाएगा जी, सेकंड ओवर टोन। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है कि अगर मैं कहूँ कि स्ट्रिंग अगर क्लोज है दो एंड से, तो अगर नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड्स है ना, नंबर ऑफ एंटी नोड्स
अगर आपके पास n है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो रहे हैं, n+1 हो रहे हैं। ध्यान दो, नंबर ऑफ नोड्स हमेशा एक ज़्यादा है एंटी नोड से, किसमें, स्ट्रिंग के केस में। अच्छा आगे आते हैं। अब अगर आगे आए तो आगे हमारे पास क्या है जी, ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ऑर्गन पाइप की, अब ऑर्गन पाइप में भी फिर से देखो इधर सबसे पहले हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं। इस तरह का डायग्राम बना लिया हमने। अब यहाँ पे जो वेव ट्रेवल करेगी वो सबसे सिंपलेस्ट कैसे हो सकती है, देखो ध्यान देना, क्लोज एंड पे तो हमेशा नोड बनने वाला है, इसका हमेशा ध्यान रखना भाई। क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा और ओपन एंड पे हमेशा आपका एंटी नोड बनेगा। इस बात का आपको खुद ही ख्याल रख के चलना है, पेपर में कोई बताने वाला नहीं आने वाला। जहाँ पे ओपन है वहाँ एंटी नोड बनेगा और जहाँ क्लोज है वहाँ पे आपका नोड बनना है। तो बताओ सबसे सिंपलेस्ट कैसा पॉसिबल है, ऐसा ही मुंह खुला हो इस तरीके से। अच्छा तो अगर ऐसा सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल है और इस पूरे की लेंथ अगर हम एल मान लें, तो मुझे ये बताओ क्या एल जो है वो λ/4 के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी लैम्डा की इक्वल टू क्या आ रही है, 4l के बराबर। लैम्डा की वैल्यू v/μ1 पुट करेंगे विल बी इक्वल टू 4l। तो μ1 विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है, v/4l। अच्छा ऐसे ही अगर हम सेकंड केस में जाएं कि भाई इसका जस्ट अगला क्या पॉसिबल हो सकता है, ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा, यहाँ पे आपके पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं पूछूं जस्ट अगला क्या पॉसिबल है, तो आप कहोगे एक बार मुंह खुला था, अब एक बार बंद करके दूसरी बार मुंह खुल जाएगा, ऐसे करके इस तरह से। तो भाई एक नोड यहाँ बन रहा है, एक नोड यहाँ बन रहा है, एक एंटी नोड यहाँ बन रहा है, एक एंटी नोड यहाँ बन रहा है। फिर से अगर मैं कहूँ इस पूरे की लेंथ जो है एल है, तो आप मुझे बताओ एल यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाई यहाँ से यहाँ λ/2 प्लस λ/4, तो λ/2 और प्लस λ/4। ठीक है ना, इसको जो है मिटा दो, ओ शिट, बढ़िया, इसको मिटा दें। ठीक है, तो λ/2 प्लस λ/4 ये आपके पास बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा जी आपके पास सॉल्व करके, दैट इज 3 λ/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4l/3, और लैम्डा की वैल्यू फिर से v/μ2 लेंगे तो 4l/3 हो जाएगा। तो μ2 जो आएगा दैट इज 3v/4l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं किस पे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे क्या, उसमें क्या देखेंगे कि जो पिछला बना इसका जस्ट अगला क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो पाइप की लेंथ एल ही है, मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा बड़ा ताकि हमारी वेव अच्छे से बन जाए। अभी ये एक बार बंद हुआ था, अब ये दो बार बंद हो जाएगा वेव, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और ये इस तरह से। फिर से ध्यान देंगे जी, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, इन 3 पॉइंट्स पर आपको नोड मिलने वाला है, यहाँ यहाँ मिला था और यहाँ मिला था, और यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ आपको इन तीनों जगहों पर क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आपको एंटी नोड मिला था। अब एक बात अगर हम यही देख लें तो हमें पता चल जाएगा क्या, कि इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ नोड्स है वो बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ एंटी नोड्स के, है ना। इसका ध्यान रखना, इस केस में नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स हमेशा बराबर होता है। कब, जब ऑर्गन पाइप एक एंड से ओपन हो। ठीक है जी, लेंथ हमने एल मान ली। अब यहाँ पे एल देखो, एल किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लैम्डा और प्लस ये λ/4, तो ये सॉल्व पे कितना हो जाएगा, 5 λ/4 हो जाएगा। तो लैम्डा अगर निकालोगे दैट इज 4l/5 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू v/μ3 रखेंगे यहाँ पर, तो दैट इज 4l/5, यानी अगर μ3 निकाले तो वो कितना हो जाएगा, 5v/4l। बात समझ आई। ठीक है, तो जरा अब एक सेकंड यहीं से लिखते हैं ना। इधर देखो, इसको हम बोलेंगे फिर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सबसे पहली बार ये बनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक मोशन यहाँ पे हुआ, फर्स्ट हार्मोनिक। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है μ2, क्या वो 3 गुना नहीं है μ1 का, है ना जी। तो अगर 3 गुना है तो ये सेकंड नहीं, ये क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि 3 गुना है और पहली बार रिपीट हुआ है, तो ओवरटोन कौन सा, फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली इसको तीसरे नंबर वाली फ्रीक्वेंसी को देखो, क्या ये μ3 5 गुना नहीं है μ1 का, बिल्कुल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, दूसरी बार रिपीट हुआ है तो सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन तो सेकंड ही रहेगा लेकिन हार्मोनिक बढ़ जाएगा क्योंकि मल्टीपल ज्यादा हो गया ना अभी। ठीक है जी, तो आगे चले। आगे चलने पे अपनों पे जो थर्ड केस आ रहा है, उसमें हम ऑर्गन पाइप को दोनों एंड से ओपन कर देंगे। ठीक है, अगर ऑर्गन पाइप को दोनों एंड से ओपन कर देंगे तो भाई ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ भी एक एंटी नोड होगा और यहाँ भी एक एंटी नोड होगा। अब पिछले केसेस में आप एक चीज नोटिस करो, ये दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड का होना कंपलसरी है। सिमिलरली दो नोड के बीच में एक एंटी नोड का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर अगर ये ऐसा है तो ये वेव कुछ इस तरह से फॉर्म होनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नोड हो जाएगा। फिर से अगर हम देखें इस पूरे की लेंथ कितनी है जी, एल है, तो एल किसके बराबर है, λ/2 के बराबर ना। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2l, लैम्डा की वैल्यू v/μ1 विल बी इक्वल टू 2 1, तो ये कितना हो जाएगा, μ1 विल बी इक्वल टू v/2l। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मोड है, वैसे ही आप सेकंड मोड निकालेंगे। सेकंड मोड में जाएंगे तो फिर से एक बार कट हुआ था, तो अब इसको दो बार कट होना पड़ेगा इस तरह से। तो अगर दो बार कट होगा तो फिर सबको ध्यान रखना है कि यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड और यहाँ एंटी नोड, और नोड कहाँ कहाँ बनेगा जी, नोड यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। ठीक है ना, इस पूरे की लेंथ हमने एल मान ली और एल यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के। ठीक है, तो ये मैं करने नहीं जा रहा, ये आप खुद से ट्राई करना, इवन हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है, इसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा कुछ है नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अब आप क्या देखोगे, चलो मैं कर ही दूंगा। तो अगर इसके बराबर है लैम्डा की वैल्यू क्या करोगे, v/μ2 विल बी इक्वल टू एल, तो μ2 विल बी इक्वल टू v/l, और यहीं आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे जाएं तो वहाँ पे भी एक बार कट करा था ना, अभी दो बार कट करा दो, तो ऐसे भी कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ आपके पास एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड और यहाँ एंटी नोड। नंबर ऑफ नोड्स क्या, यहाँ यहाँ और यहाँ।
अब यहाँ पे याद रखने योग्य बात क्या है कि पिछले जो हमने वो पढ़ा था ना स्ट्रिंग वाला केस, वहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा था एंटी नोड्स से, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि अगर हम मान लें नंबर ऑफ नोड्स एन मान लें तो नंबर ऑफ जो एंटी नोड्स है वो कितने n+1। अब यहाँ एंटी नोड ज़्यादा हो रहे हैं और स्ट्रिंग में आपके पास नोड ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पूरे की लेंथ हम l मान लें तो l विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 दैट इज 3 लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2l/3। लैम्डा की वैल्यू v बाय म्यू 3 करेंगे तो 2l/3 हो जाएगा और म्यू 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 3v/2l। फिर से आपको क्या देखना है, आपको यही देखना है भाई कि जो म्यू 2 है वो 2 टाइम्स म्यू 1 है और जो म्यू 3 है वो 3 टाइम्स म्यू 1 है। तो ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, ये आपके पास दो फ्रीक्वेंसी दुगनी है तो सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, या फ्रीक्वेंसी तीन गुनी है थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर ये क्लियर है तो अब जो लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। देखो, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स क्या है, वो वेव्स जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, वो वेव्स जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। अब कब होंगे, आपके पास दो वेव्स हैं, एक यहाँ से आ रही है और एक वेव यहाँ से, ये ऐसे आ रही है ये ऐसे आ रही है। ये दो वेव्स में क्या है, इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनका भी लैम्डा सेम है, इनका ओमेगा म्यू सब सेम है ना, इसका भी ए लैम्डा ओमेगा म्यू सब सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अब अगर इनकी इक्वेशंस हम लिखने पे आए तो बताओ मुझे क्या लिखनी चाहिए, यहाँ हम कह रहे हैं ये पॉजिटिव में जा रहा है ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो भाई इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। लेकिन इसकी इक्वेशन ये y1 है ये y2, इसकी कितनी होनी चाहिए आपके पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होनी चाहिए ना, क्योंकि ये y अपोजिट में जा रहा है। जब ये मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव आपके पास बनेगी, इसकी जो स्पीड है ना वो जीरो रहेगी, ध्यान रखना कि स्टेशनरी वेव क्या आ रही है। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y1 प्लस y2 से, तो y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 अगर हम करें तो y1 और y2 में देखो a कॉमन आ रहा है, अगर a कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, एक में आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहाँ क्या बच रहा है साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने में क्या ध्यान देना है, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी हम क्या लगाएंगे, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करोगे तो y विल बी इक्वल टू ए तो बाहर है ही, अंदर आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर y विल बी इक्वल टू, उसको थोड़ा मैं अलग से लिख रहा हूँ, 2a कॉस के एक्स अलग कर लेते हैं और इंटू में साइन ओमेगा टी अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम वेव की नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करें, जो आपके पास क्या होती है, y विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर ये साइन से पहले वाला टर्म एम्पलीट्यूड होता है ना, इसका मतलब यहाँ भी साइन से पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि y में साइन के साथ x नहीं आ रहा, इसका मतलब एक वेव के आगे पीछे मूव नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे kx आ गया ना, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वेरिएबल रहने वाला है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब उसमें समझो मतलब बेसिकली पोजीशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आया दैट इज a डैश विल बी इक्वल टू कितना आया 2a cos kx। अब एक बात समझो, अगर ये a डैश जीरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब क्या बनने वाला है नोड, और अगर ऐसा है कि a डैश आपके पास मैक्सिमम है और मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a के बराबर, ऑब्वियस सी बात है, तो मतलब यहाँ क्या बनने वाला है आपका एंटी नोड बनने वाला है। ठीक है, यहाँ आपका एंटी नोड बनने वाला है। अभी देखते हैं कि नोड और एंटी नोड आखिर कब कब फॉर्म होंगे, इसके ऊपर पे फोकस करते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करने में देखो कि a डैश जीरो कब हो सकता है, a डैश जो है जीरो तब हो सकता है जब आपका जो cos kx की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, और kx की वैल्यू जीरो होने के लिए इनकी एंगल इसकी वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है, इसकी वैल्यू आपके पास 3π/2 हो सकती है, इसकी वैल्यू आपके पास 5π/2 हो सकती है, इसकी वैल्यू आपके पास 7π/2 हो सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास kx है दैट इज 2n+1π/2 है ना, जहाँ पे n आपके पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, इतनी इतनी वैल्यूज होनी चाहिए। तो वहाँ वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपके पास जो है एंटी नोड मिलने वाला है। अब अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर दें तो 2π/λ इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 2n+1π/2, देखो पाई से पाई कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2n+1 लैम्डा बाय 4, यानी x की इन जीरो से पुट करना शुरू करेंगे ना, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते करते जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज पर आपको क्या मिलने वाला है, नोड मिलने वाला है। मतलब पहला कहाँ मिलेगा लैम्डा बाय 4 पर, दूसरा कहाँ मिलेगा आपको 3 लैम्डा बाय 4 पर, अगला कहाँ मिलेगा नोड 5 लैम्डा बाय 4 पर। सिमिलरली इसको देखो कि आपके पास एंटी नोड के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास कोस। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कब कब प्लस और माइनस वन हो सकती है, उसके लिए के एक्स आपका जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, 2π हो सकता है, 3π एंड सो ऑन। मतलब जो के एक्स की वैल्यू है वो n पाई हो सकती है और के की वैल्यू आपके पास क्या होती है, के की